नाज़रीन, आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुस्तहकम हैं, उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो गरीबों से हमदर्दी के दावे करती है, जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 270 अरब रुपए गरीबों में तकसीम करने की बात करती है, उसने पिछले 15 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया है। माजी के इमरान खान जब इक्तदार में नहीं आए थे, वो जलसों से खिताब करते हुए ये कहा करते थे कि जब भी हुक्मरान पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें तो समझ जाइए कि हुक्मरान चोर है। अगर आज हम वजीर आजम इमरान खान को खुद उन्हीं के बयानात दिखाएं तो शायद वो उनसे इजहारे लाताल्लुकी कर दें, लेकिन सिलसिला यहां पर थमा नहीं है। सिलसिला यहां से शुरू हुआ है। एडिबल ऑयल जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसके ऊपर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 17% कर दी गई है, और घी जो नवाज शरीफ के दौर में 137 रुपए फी किलो था, इस वक्त 335 रुपए फी किलो के ऊपर पहुंच चुका है। एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया है। एक गरीब रिक्शा ड्राइवर जो एलपीजी 200 रुपए की डलवाकर तवक्को किया करता था कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेगा, इस वक्त वो भी परेशान है। और सिलसिला यहां भी थमा नहीं है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में या 73 साल तारीख में एक गर्मियां भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें गैस की लोड शेडिंग हुई हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, उसने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लोग इससे पहले सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग देखने के आदी थे। हुकूमत पाकिस्तान ने गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग करके यह साबित कर दिया है कि आप किसी से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की प्रोडक्शन 19000 मेगावाट है और तलब जो है 25000 मेगावाट है, और वजीर तवानाई इस हवाले से मुकम्मल खामोश है। शहरों में 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और कुछ जगहों से लोग ये भी कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद तब्दीली आती है, हर 1 घंटे के बाद तब्दीली जाती है। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम उवैस भट्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहतरम एहसान नाज साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। एहसान साहब, ये बताइएगा कि जिन सारे मसाइल का मैंने अभी जिक्र किया, पेट्रोलियम की प्राइस में इजाफा, एडिबल ऑयल की प्राइस में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, हुकूमत को क्या फिक्र नहीं है 2023 के इलेक्शंस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पर मुझे आज यहाँ मदऊ किया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बिजली की लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग, पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा और दीगर आइटम जो किचन आइटम हैं उनमें इजाफा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और यूँ लगता है कि जैसे हर चीज़ हर इंसान की पहुंच से निकल गई है। अब पेट्रोल की कीमतों में जो 15 दिन में 2 दफ़ा इजाफा किया गया है, और आज ख़ास तौर पे जो 2 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया गया है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये पेट्रोल काफ़ी सालों से, नवाज शरीफ दौर हो, जरदारी दौर हो और अब इमरान खान का दौर हो, ये कीमतें का उताराव चढ़ाव होता रहता है। कभी कीमतें कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे बढ़कर ये चीज़ होती है कि जो ही पेट्रोल की 1 रुपया कीमत बढ़ती है ना, हर चीज़ को महंगा कर दिया जाए। एग्जैक्टली, जो गलत बात है। मुझे ये बताएं, एक गाड़ी जो कि 50% को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद जाती है और 100 लीटर उसका पेट्रोल अगर खर्च होता है तो 2 रुपये पेट्रोल बढ़ने से 200 रुपये बढ़ा, लेकिन वो सवारियों की जो रेट है उनके 25-30% जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। हुकूमत के खास किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हर शोबे के ऊपर असर पड़ता है। असर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना शोर मचा दिया जाता है। मैंने आपको एक मिसाल दी कि अगर एक गाड़ी 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करती है, बढ़ने से 510 रुपए का हो गया, अगर वही जो सवारियों पे जो वो कई गुना ज्यादा होता है। एहसान साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरम इसार राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं। इसार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अवैध। इसार साहब, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस में 2 मरतबा इजाफा हुआ। एडिबल ऑयल जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी ड्यूटी 7% बढ़ा दी गई। गर्मियों में पहली दफा पाकिस्तानियों ने गैस की लोड शेडिंग देखी। बिजली की लोड शेडिंग भी हम सबके सामने है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो डिलीवर कर रही है जिसके उसने वादे किए थे? क्योंकि फवाद चौधरी तो यही कहते हैं कि हमने जितने वादे किए थे वो हमने 3 साल में पूरे भी कर दिए हैं। इसार साहब,
देखिए, बात यह है कि जो वादे किए थे उसके लिए तो पीटीआई को मजीद 50 साल चाहिए हैं वादे पूरे करने के लिए। और वो वादे इतने आसान नहीं है कि पाकिस्तान की काया पलट जाए और पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ ठीक हो जाए। असल चीज ये है कि ईडेबल ऑयल से मैं शुरू करता हूँ कि ईडेबल ऑयल में हम पाकिस्तान जो है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि गैस के पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा हमारा जो हम इम्पोर्ट बिल है वो है ईडेबल ऑयल। $3 अरब से जायद का है, ठीक है ना। और अब कोशिश तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान में ही ईडेबल ऑयल के ऊपर काम हो, और जैसे कि अब चकवाल के अंदर ये कोशिश हो रही है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो ऑयल हैं उनकी प्रोडक्शन की जाए और उनसे पैसे जो हैं किसी तरह। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इस पे जाएंगे और करेंगे, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन नहीं शुरू करते, जब तक आप पाकिस्तान में वो तमाम चीजें आप पाकिस्तान में नहीं खड़ी करते जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तब तक तो ये इसी तरह रहेगा। और होता ही है कि ईडेबल ऑयल का जो जहाँ तक मामला है, तो इसका गरीब पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सारा इफेक्ट तो अमीरों के लिए है जो बाहर का वो ऑयल मंगवाते हैं, बाहर के जो ऑयल से रिलेटेड चीजें हैं उनको मंगवाते हैं, उन पे असर पड़ेगा। गरीब आदमी का, इससे कोई भी गरीब आदमी को तो जो यहाँ के मुकामी घी और तेल है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी अब इस पे काम हो रहा है और उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस काबिल हो जाएंगे कि इंपोर्ट कम होती चली जाए, दूसरी तरफ आ जाए बिजली की तरफ। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर बिजली मुकम्मल भी हो ना, और हमारी जितनी जरूरत है, तलब है, उतनी बिजली हमारे पास हो भी, तब भी हम लोड शेडिंग के बगैर गुजारा कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो उसकी ट्रांसमिशन कर सके, 24 घंटे की ट्रांसमिशन कर सके। तो इसलिए ये कमजोर सिस्टम है, इस पे अगर आप इतना लोड डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। इसार साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। उवैस भट्टी, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। मई और जून 2018 में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक चीज होती है न्यूज फीड, एक चीज होती है एजेंडा, और एक चीज होती है पर्सनल एक्सपीरियंस। आप भी लाहौर में रहते हैं, एहसान साहब भी लाहौर में रहते हैं, इसार राना साहब भी लाहौर में रहते हैं। अगर मैं कोई गलत बात करूंगा तो वो खुद ब खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। मई जून 2018 में उवैस मेरे घर 24 घंटे बिजली आती थी, और इस मई जून 2021 में, यानी 3 साल बाद आपकी गवर्नमेंट को तकरीबन होने वाले हैं, अब मेरे घर 15 घंटे लाइट आती है। मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूं कि जो 9 घंटे बिजली नहीं आ रही, वैसे ये कहां गई? देखिए, आप ये जो बात करेंगे 2018 की बात करेंगे, जो रेंटल पावर की भी आप बात कर रहे हैं, आईपीबीएस की भी बात कर रहे हैं, जो महंगे तरीन बिजली खरीद के लास्ट जो गवर्नमेंट हमें दे के गई है तोहफे के अंदर, उनको बंद किया गया है। और ये जो हमारे ऊपर खजाने के ऊपर बोझ थे उनको बंद किया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप साथ ही साथ में ये भी बताइए कि हम लोग कितना डैम्स के ऊपर काम करें। 9 डैम सिर्फ केपी के अंदर बंद है, जिनमें बादशाह डैम आपने महंगे रेंटल पावर बंद कर दिए हैं, तब 11.5 रुपए बिजली का यूनिट था, और अब जब आपने चोरों की छुट्टी करवा दी है तो 25 रुपए बिजली का यूनिट है। बिल्कुल मैं जानता हूं, भाषा डैम $15 अरब उसकी कॉस्ट है, $15 अरब, जिसके लिए आपने इस बजट में सिर्फ 15 अरब रुपए रखे हैं। देखिए 2024 का ये प्रोजेक्ट है, ये नहीं कि इसने इसी साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, इसने 2024 में जाके कंप्लीट होना। ये पिछले बजट में भी रखा गया था, 2019 में भी रखा गया था, इसके ऊपर फंड्स रखे गए थे। हर बजट के अंदर इसके ऊपर फंड्स रखे गए। देखिए बिजली इसके 2024 में इसमें आएगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपके अभी आ जाए बिजली, अभी प्रोसेस में है, डैम्स अभी प्रोसेस में है, डैम अंडर कंस्ट्रक्शन। 2018 में मेरे घर 24 घंटे बिजली कैसे आ रही है? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, रेंटल पावर्स की बात कर रहा हूँ, महंगे आईपीपीएस की बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने सिस्टम के अंदर डाले और जिसकी वजह से इस मीशत का बेड़ा गर्क करके गए। और जो आप बजट के ऊपर हम लोग उससे जब आए 30,000 अरब का कर्जा था, और ये वो सब प्रोजेक्ट
थे, जिनकी वजह से मैं मानता हूं कि आज लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग की वजह से लोग मजबूर हैं, लेकिन आप ये भी साथ ही साथ में बात कीजिए, अगर आप बात करते हैं आप पेट्रोल महंगा होने की, आज डॉलर 153 पे है, जब ये कॉस्मेटिकली और या आर्टिफिशियली तौर पे रोका हुआ था, वहां उस वक्त पेट्रोल की कीमत 130 रुपीज थी। आज देखिए, अगर आप कहते हैं राइज अप हुई है चीजें, डॉलर की प्राइस अगर राइज अप हुई है, पेट्रोल की प्राइस देखें कहां पे, अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे, गैस किधर गई? देखिए कहीं लाहौर में या किसी एक जगह पे अगर हुआ है तो इसको ये ना आप रिलेट करेंगे जी हर जगह पे गैस नहीं है। मुझे तो कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा कि गैस नहीं है, ना ही गर्मी में ऐसा इशू हो सकता है। पूरे सिंध में सीएनजी की फराहमी बंद है, इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी की फराहमी बंद है। फराहमी की बात कर रहे हैं ना, सीएनजी की फराहमी की बात ये आज से नहीं है, ये 2008 से चला आ रहा है। एक्सपोर्टिंग सेक्टर में इस वक्त पूरी तरह से गैस सप्लाई बंद है। वैसा 2008 से ये चला आ रहा है कि जो सीएनजी सेक्टर है इसके अंदर मैंने आज तक गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं देखी। बिल्कुल ये गलत कारनामा भी आप लोगों ने गलत है, वैसा बिल्कुल गलत बात है आपकी। आप जो सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का, तो उन्होंने एक वावेला मुफ्त का बिछाया हुआ है। हाँ। होता उनसे कुछ है नहीं, ये लास्ट 15 ईयर से गवर्नमेंट कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि इसमें क्या सारी चीजें। एक सेकंड एहसान साहब, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। आपकी माशाल्लाह एक उम्र हो गई है इस सारे सियासतदानों के बयानात को सुनते सुनते, आपने इससे पहले कभी गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का सुना था एहसान साहब? वैसा हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम न जाने क्या होगा। अभी 3 साल इनकी हुकूमत को कंप्लीट हो गए, चौथा बजट इन्होंने पेश कर लिया, लेकिन अभी तक सारी बातें पिछलों ने ये किया, पिछलों ने ये किया, ये गर्दान इन्होंने बांधी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास एहसान साहब। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरम वहीद गुल साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वहीद गुल साहब, पिछले 15 आ रही है। वहीद गुल साहब आपने उवैस भट्टी की बातें सुनी, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? देखिए, बात यह है अवैस साहब कि मेरा ख्याल है कि अब कोई पाकिस्तान का चैनल ऐसा नहीं है कि जो पहले इमरान खान की शायद हमायत की बात करता था, आज वो भी चीख चीख कर जो है वो इनकी करप्शन की दास्तानें सुना रहा है, वो आज नाअहली की दास्तानें सुना रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए अपोजिशन को तो माना कि इन्होंने इलेक्शन से पहले भी जो है वो ये साबित करने की कोशिश की कि ये जी टोला है और नाहक टोला है, लेकिन जब ये इक़्तिदार के अंदर आए तो उसके बाद ये अभी मैं आज दिन के वक्त था, मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के ऊपर मैं गया था और कोई प्रोग्राम था वहां पे, आप यकीन मानिए कि अब तक लोग बात भी नहीं करते। वो कहते कि बात यह है कि अब जो होना है वो होने दे बस, अब हमारे पास और कोई हल नहीं रह गया, क्योंकि कोई सुनवाई है कोई नहीं कि कहां पर हम जाकर अवाम का रोना जो है वो रोए। आज एलपीजी की कीमत जो है 19 रुपए किलो के हिसाब से एलपीजी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कहते थे कि 8 रुपए की रोटी जो है वो तंदूर वाले मुहैया करेंगे, तो अब ये 10 रुपए के ऊपर रोटी जाएगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो बात यह है कि ये इनके क्या कहने हैं, इनकी कौन कौन सी बात को हम करें। देखिए, ये अभी आपने एलपीजी की बात हम करें, तो ये एलएनजी की बात करें, तो एलएनजी किसने टाइम के ऊपर मंगवानी थी? आज जो है वो सारे स्टेशन जो है वो इन्होंने जो है वो बंद कर दिए हैं कि वहां पर पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, वहीद गुल साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। इसार राना साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से अगर बरवक्त गैस इंपोर्ट करने के लिए इकदाम किए जाते, हुकूमत की जानिब से बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर काम किया जाता, तो क्या आज ये नौबत आती जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है? लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका भट्टा बैठ चुका है और ऐसे में जो बैरून मुल्क से स्मगल्ड आइटम्स हैं पाकिस्तान में, उनकी फरोख्त में इजाफा हो रहा है। इसार साहब, देखिए, बात यह है कि मैं जितना मर्जी सॉफ्ट कॉर्नर रख लूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की जो हुकूमत है इसकी सबसे बड़ी नाली जो है ना वो बैड गवर्नेंस है। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आपको याद होगा कि अभी जब कोविड था पिछले साल, तो पेट्रोल की कीमतें तारीखी तौर पे नीचे आई और उसके बाद अचानक पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई और पेट्रोल का बुरान पैदा हुआ। याद होगा आपको, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था।
जब ये सारी तहकीकात की गई तो पता चला कि जो पेट्रोलियम वजारत के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये इदराक ही नहीं कर सके कि अचानक हमारी खपत कितनी हो जाएगी और हमें जरूरत कितनी होगी और हमें मंगाना कितना है। तो खाते तो पीटीआई हुकूमत के पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली वो ब्यूरोक्रेट्स को गिरेबान से नहीं पकड़ सके। वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इधर से हटा के उधर लगा दें, उधर से हटा के इधर लगा दें। अब मैं मिसाल देता हूँ कि देखें पेट्रोल पे इन्होंने लेवी में भी कमी की, जीएसटी भी कम की है, लेकिन असल चीज तो ये है कि आप आने वाले जब सूरत हाल का इदराक ही ना कर पाए, आप गैस के जो बहरान है, गैस का बहरान तो 6 महीने पहले पता था कि ये हो जाएगा। तो और हुकूमत किस चीज का नाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जिन पे खर्चे जाते हैं, अगर वो यही नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेट तो फिर आप प्रसाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और बाकायदा हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से एक सुनहरी जाल का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो यह कहा जाता है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी ने वजीर आजम को गलत गाइड किया था, ब्यूरोक्रेसी ने वजीर आला को गलत गाइड किया था, फलां वजीर को गलत गाइड किया था। यानी ये लोग इतने मासूम हैं कि इन्हें कोई भी गलत गाइड करता है तो ये गलत गाइड हो जाते हैं। मुल्क के अंदर चीनी कम होती है और ये एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, ये गलत गाइड हो जाते हैं। सार साहब कि ये इतने छोने काके हैं कि इनको कोई भी गली लांदा तो ये नाटुर चली वाली बात है। बात तो ये है कि फर्ज करें कि गलत गाइड भी किया, तो जिन्होंने गलत गाइड किया उनके साथ आपने क्या किया? भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने क्या, ये जब पिछली दफा पेट्रोल लतीफा सुन ले कि जब ये पेट्रोल का बहरान पिछले साल पैदा हुआ तो जो इसकी तहकीकात कर रहे थे वो स्टेक होल्डर से जो कर रहे थे, उसमें एक डायरेक्टर वो बैठा हुआ था जो खुद क्या नाम है पेट्रोलियम कंपनी का डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, ठीक है ना। तो जब आप क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, इमरान खान साहब मुसलसल एक ही बात करते हैं कि जी जो बिजनेसमैन है वजीर आजम नहीं होना चाहिए, तो ये लोग जो बैठे हैं ये बिजनेस नहीं कर रहे वहां पे। बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब जरा यहां पर रुकिएगा। एहसान साहब, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आजम इमरान खान चीनी सहाफियों से बात कर रहे थे, उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग की बहुत तारीफ की कि उन्होंने 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने उस मगरबी जमहूरियत को भी बुरा भला कहा जिसकी वो दिन रात पहले मिसालें दिया करते थे, और उसके मुकाबले में जो कम्युनिस्ट पार्टी का निजाम है उसकी तारीफ भी की। और जैसे ही ये सारा सेशन खत्म हुआ उसके बाद जो अगली खबर टेलीविजन पर देखने में मिलती है एहसान साहब, वो ये कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। अगर हमने हमसायों से सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल लेसन ही लेने हैं तो वो तो हम किसी भी से भी ले सकते हैं, उसके लिए हमें वजीर आजम की क्या जरूरत है? एहसान साहब देखो जी, वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो रियासत मदीना की बात करते हैं। चाइना में जो जिस कदर लोगों में यानी आमदनी बढ़ी उसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, मुख्तलिफ बातों की बात करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं देते। अब 3 साल में ये बिजली का खाता उनके पिछली डालते हैं, गैस उन पे डालते हैं, एलएनजी उन पे डालते हैं, महंगाई उन पे डालते हैं कि भाई आपने 3 साल में क्या किया। अभी भी मेरे दोस्त ये कह रहे थे ना कितना कर्जा वो छोड़ के गए, तो अब कर्जा कितना है बड़ा है, ये काम हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में लिया है, 14 अरब डॉलर से ज्यादा है। एहसान साहब अब ये कहते हैं ना कि हमने वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे कम कर दिए, जर बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। बकौल इनके हमने चाय के साथ बिस्कुट देने छोड़ दिए, खाने छोड़ दिए, वहाँ पे जो याशी होती थी छोड़ दी। ये अच्छा किया आपने, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? जब वो बजट आया या बजट के लिए पैसे रखे गए तो फिर उनके लिए ज्यादा रखे गए। अब आप बात हो रही है बिजली की लोड शेडिंग की, गैस की लोड शेडिंग की और महंगाई की, तो उसमें मैं ये गुजारिश करता हूँ इस बजट तकरीर में जो इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर की उसमें किसी जगह पे ये बात नहीं आई कि ये आटा कम करके हम इसको 25 रुपए या 30 रुपए लाएंगे।
चीनी के बात नहीं की गई कि हम इसको 50-55 पे लाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो माफियाज हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, जिनको ये खुद डेली माफियाज कहते भी हैं, अब ये एक तरीन वजीर खजाना हो गया, एक तरीन जिसने उनको एनआरओ मिल गया, ये सारी तरीनों के दरमियान एक बात अड़ी हुई है, इसमें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। कोई अगर मुझे ये बताए, अगर 3 साल में अगर ये नेक नीति से किसी चीज को भी आगे लेके बढ़ते तो आज ये बताते कि हमने ये 2 काम किए, हम ये ठीक है, रुकिएगा एहसान साहब, आप किसी से भी पूछिएगा, एहसान साहब, से पूछ रहे हैं तो 3 चीज बता नहीं सकते हमने ये काम किया। जहांगीर तरीन को तो आपकी हुकूमत ने DGFIA को तब्दील करके प्रैक्टिकली इस वक्त बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट थी जिसमें आपने कुछ मजीद चीनी चोरों का जिक्र किया था, आप लोगों ने बड़ा सख्त एक्शन लिया चीनी की होर्डिंग के खिलाफ, चीनी की प्राइस को स्टेबल करने की भी कोशिश की, बैरून मुल्क से घटिया क्वालिटी की जिसके छोटे दाने होते हैं, जिसको लोग पसंद नहीं करते, वो चीनी भी मंगवा कर आपने देखी, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में जो प्राइस है वो कम नहीं हो सकी। ओवैस, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी उनको एनआरओ दे दिया गया है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर DGFI देखिए, ये कोई रूटीन के मैटर्स है, ये नहीं है कि आप एक DGFI को चेंज फर्स्ट टाइम नहीं किया जा रहा, ये लास्ट गवर्नमेंट्स में भी होता रहा और ये होता रहना है। ये जहांगीर तरीन ग्रुप की फरमाइश थी बजट को पास करवाने के लिए। अगर एक बंदा, ये उनका राइट है कि मेरिट के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि जी अगर एक बंदे को, आपको या मुझे, अगर कोई बंदा आप कहते हैं कि जी ये बंदा किसी की फेवर में काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल क्या ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये ना कर, गवर्नमेंट ना करती तो वो हाई कोर्ट जाते। चीनी की प्राइस कम हुई, सॉरी, चीनी की प्राइस कम, देखिए चीनी की प्राइसेस जो भी है, अगर एक बंदे को अकाउंटेबल किया गया है, जब अकाउंटेबिलिटी की बात है, नतीजा क्या निकला? देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात, की जितनी मर्जी तैयारी की बात, प्राइसेस की बात है, आपको लगता है सिर्फ चीनी याद है, आपको नहीं याद, आपको एडमायर करना चाहिए कि आज पाकिस्तान का किसान खुशहाल है। अच्छा। आज पाकिस्तान का खुशहाल जो किसान है, तारीख में सबसे ज्यादा खुशहाल अगर आज है, तो आपको इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको आज देखना होगा कि टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की है, कभी प्राइस कम हुई। देखिए प्राइसेस, मैं मानता हूं चीनी की प्राइस, अद्वियात की कीमतों में 76% इजाफा हुआ। आपको साथ ही साथ में आपको ये भी साथ ही साथ में देखना, अगर अद्वियात की, अगर जो 2 साल पहले प्राइसेस थी आज भी वहां पे रुकी हुई है। अच्छा। अगर आप ये ना कि 2 साल पहले वाली प्राइसेस और आज की प्राइसेस चेंज है, ये हमारी इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड चीजें हैं, डॉलर की प्राइसेस के साथ लिंक्ड चीजें हैं। अगर आप जब ये चीजें आप इंपोर्ट करते हैं तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी है, कॉस्ट बड़ी है, इन चीजों को भी सर आप देखिए, ये नहीं एक साइड पे देखिए। इसलिए हमारे इस बजट के अंदर अपने हमारी जो एक्सपोर्ट है, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। 2018 लोकल 2018 में उसके ज्यादा फोकस्ड है। कैसे लोकल प्रोडक्शन पे फोकस्ड है? बिजली आपके मैन्युफैक्चरर के पास है नहीं, गैस आपके मैन्युफैक्चरर के पास है नहीं, वो बाहर फैक्ट्री को मारे लगाकर बैठा है। ये जो रेंटल पावर से, ये जो IPPs थे, तब हमें बिजली मिलती थी भाई, वैसा इनके साथ दोबारा एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और कम रेट्स के अंदर हो रहे हैं, और यही कम रेट में बिजली मिलेगी आपको। और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि अगर कोई बजट है तो उसमें अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर खुश है तो किसान सबसे ज्यादा खुश है उनको इसमें। अच्छा, एक आम आदमी के लिए एक 70 साल में जो रोटी की प्राइस थी वो 6 रुपए तक पहुंची थी, आपने पिछले 3 साल में 12 रुपए तक पहुंचा दी, डबल कर दी। ये कारनामा भी आप लोगों ने सरंजाम दिया। बिल्कुल कारनामे वाली बात नहीं है, कारनामे वाली, इसमें कारनामा नहीं है। आप खुद भी देखिए, अगर आटे की, सॉरी, गंदम की कीमत 1200-1300 रुपए किसान को मिलती थी और किसान एक लॉस में जा रहा था, 1800 रुपए मिली है, उसका इंपैक्ट बिल्कुल आया है। अच्छा। देखिए हम लोगों ने सब्सिडी खत्म की है, जो सब्सिडी सबसे बड़ी चोरी का एक जरिया थी, उसको खत्म किया गया है। देखिए चीजें ये नहीं है कि आप मैं कहूंगा जी बहुत दूध की नहरें बह रही हैं, इंशाल्लाह दूध की नहरें भी बहेंगी। और ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, एहसान राना साहब और एहसान नाज साहब, इनको इनको पिछले द्वार में पता नहीं कौन से सोने के चम्मच देके चीजें जाया करता था, सारी चोरी यहाँ पे 42 रुपए की मिलती थी, और मैं अपनी बच्ची के लिए ना चॉकलेट भी साथ ले आया करता था 10-15 रुपए की। अब सिर्फ जो डबल रोटी है ना छोटी, वो 65 रुपए की हो गई है और बच्ची की चॉकलेट के पैसे नहीं बचते। ये क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है वैसा। देखिए आप एक चीज पे, मैं वही कह रहा हूँ, जहां से छोटी छोटी बातें, गंदम से ये सारी चीजें नहीं, डजंट मैटर वाली बात नहीं है, गरीब आदमी पे इसके ऊपर असर है और इंशाल्लाह ये चीजें कम होंगी। मैं आपको
आपको जो बिजली की बात कर रहा हूं, अब विद इन डेज की बातें, महीनों की बातें नहीं है, सालों की बातें नहीं है। हमारा जो इनके साथ री एग्रीमेंट 9 रुपए का यूनिट उठाकर आपने 25 रुपए का कर दिया, 25 कम करके कितने का रुपए का यूनिट, इंडस्ट्रियल तो 34 रुपए का है, इंडस्ट्रियल तो 34 रुपए, 22 रुपए कुछ पैसों का, इंडस्ट्रियल तो 34 रुपए, 22 रुपए का। देखिए इंडस्ट्रियल का जो रेट है वो फिक्स है, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट जितने मर्जी वो कंज्यूम करते हैं, उनके रेट फिक्स्ड है। ये नहीं कि उनके रेट वेरी नहीं करते, उनके रेट फिक्स है, लास्ट गवर्नमेंट से फिक्स किए गए हुए। हमारी गवर्नमेंट में बिल्कुल, मैं कहता हूं एक दफा, एक या दो दफा प्राइसेस बढ़ी है। बिजली चोरी के लाइन लॉसेस कितने हैं? बहुत कम है, कितना? बहुत कम। Do you have a figure? देखिए मेरे पास Do you have a figure? I have a figure. 31%. देखिए 31% बिजली चोरी के ऊपर आप लोग काबू नहीं पा लास्ट सके हैं। गवर्नमेंट को हमारी जो फिगर्स हैं उनको निकालिए। हमारा जिस गवर्नमेंट आई सबसे पहले अगर इसके ऊपर एक्शन हुआ था वो लाइन लॉसेस के ऊपर था, वो बिजली चोरी के ऊपर था। वैसे बाटापुर बिजली चोरी हो रही है, उसके ऊपर एक ऑपरेशन कर लें। हालांकि वहां पर जब लाइनमैन रिकवरी के लिए जाता है तो अपने साथ पुलिस रखता है, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हो जाती है। आप ब्रेक एरियाज की बात जब करें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि गवर्नमेंट जो पिक्चर पेंट करती है और हमारे तज्जियाकार जो पिक्चर पेंट करते हैं उसमें से सही कौन से, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की प्राइस में 2 मरतबा इजाफा किया गया, एलपीजी की प्राइस में इजाफा किया गया, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, और चूंकि पेट्रोल फ्यूल की प्राइस में इजाफा हुआ है, डीजल की प्राइस में इजाफा हुआ है, उसका असर तमाम कमोडिटीज के ऊपर पड़ा है जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा हुआ है। वहीद गुल साहब, आप बताइएगा कि आपकी लीडरशिप तो इस वक्त मसरूफ है आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में, आपकी लीडरशिप तो इस वक्त मसरूफ है FIA के सामने पेशियां भुगतने में, आपकी लीडरशिप तो इस वक्त मसरूफ है इन कैमरा इजलास में शिरकत करने के बाद इजहार इत्मीनान करने में। अवाम की बात तो आप लोगों ने नहीं की शहबाज गिल साहब, आप तो बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन साबित हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि वहीद गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं। अगर आप इसी बात को एड्रेस करना चाहें एहसान साहब। कोई बात जो आपने की है ना कि अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करना। जब अपोजिशन लीडर ही जिस दिन बजट इजलास हो या बजट सेशन हो उसमें नहीं होगा तो कौन तनकीद करेगा। हालांकि इसी अपोजिशन लीडर ने 4 दिन तक तकरीर की और 4.5 घंटे तकरीर की। वो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि वो तारिक शफी की वफात की वजह से बहुत, देखो मेरी बात है, वफात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने ये नहीं कहा, लेकिन एक टाइम होता है ना उसके बाद जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सही बात है। लेकिन ये सारी बातें, अब मुझे ये एक बंदा 4 घंटे तकरीर तो करता है अपोजिशन लीडर बन के, लेकिन जिस दिन वक्त होता है उस दिन आता ही नहीं है। बात करने की ये है कि अपोजिशन ने एक लोगों को धोखा दिया हुआ है। ये किसी किस्म को ये अपोजिशन ने सिर्फ यहाँ पे NRO लेने के लिए, अपनी मराहत हासिल करने के लिए और अपना जो लूटा हुआ माल है उसको बचाने के लिए अपोजिशन लीडर हैं। बाकी इनकी कोई ना शान है, ना आन है, ना बान है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा कहे कि मुझे 25 अरब रुपए आए हैं लेकिन मुझे नहीं पता किसने भेजे। खुदा की लानत उन लोगों पर जो ऐसी बातें। अच्छा, इस बयान की तरदीद की गई है बाकायदा नून लीग की जानिब से कि हमसे तरदीद करने के बावजूद गलत बयान अपनी चलाया जगह गया पर मौजूद है। चलिए ये वहीद गुल साहब से पूछ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद है। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये समझ नहीं आती। जी आ रही है। वहीद गुल साहब, ये क्या बात ठीक है कि पिछली पेशी जो FIA में हुई थी हमजा शहबाज शरीफ की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे जाती अकाउंट्स में कौन पैसे जमा करा जाता था, मुझे इस बात का पता ही नहीं है। क्या ये बात ठीक रिपोर्ट हुई थी वहीद गुल साहब? देखिए, इस रिपोर्ट से पहले जो रिपोर्ट जहांगीर तरीन की उसका क्या बना? वहीद गुल साहब ऐसे ना करें, वहीद गुल साहब ऐसे ना करें, वहीद गुल साहब ऐसे ना करें, आप ज्यादती कर रहे हैं। वहीद गुल साहब प्लीज, आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है, क्या हमजा शहबाज शरीफ का ये बयान ठीक था या ये ठीक नहीं था? एक मेरी बात सुने। देखिए, मतलब ये जो DG FIA को तब्दील करने का क्या मकसद था? यही मकसद था ना कि भाई ऑपोजिशन के लोगों को शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना मकसूद है। जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना FIA को ज्यादती करे तो ठीक है, FIA को ज्यादती करे तो समझ में आती है कि वो शेख रशीद के मातहत है, लेकिन खुद जब आपके लीडर हमजा शहबाज शरीफ FIA के सामने ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे जाती अकाउंट्स में कौन पैसे जमा करा जाता था, मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो क्या आप अपने लीडर
लीडर हमजा शहबाज शरीफ की भी मजम्मत कर रहे हैं ये कहकर। नहीं, मैं मजम्मत नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तो सुन ले, उनकी हाई कोर्ट से जो है वो बेल हुई है, और बेल किस बुनियाद के ऊपर हुई है वो आपके इल्म में वहीद गुल साहब, हमजा शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी या नहीं दी थी? एविडेंस की बुनियाद वहीद गुल साहब, हमजा शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि नहीं दी थी? मैं शहबाज शरीफ, मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो है वो वकील नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट वैसे वहीद गुल साहब एक बात बताएं, आज तक आपके जाती अकाउंट में किसी ने कभी 10, 15, 20 लाख रुपए जमा कराए? करोड़ों की बात तो अलग। मेरे अकाउंट के अंदर तो किसी ने कराए हैं या नहीं कराए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस तरफ को क्यों नहीं आ रहे कि इन्होंने, अभी बात हो रही थी बिजली की लोड शेडिंग की, आप उस पर बात करें ना, उस पर आप क्यों नहीं बात करें? मुझे आपकी बात का जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। उवैस मुझे एक बात बताइएगा, उवैस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को एड्रेस कीजिएगा कि नैब किसी को पेशी के लिए बुलाता है, उस मुल्जिम के दरमियान और नैब के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, एक सरकारी दफ्तर के अंदर कंपाउंड में गुफ्तगू हो रही है, वो गुफ्तगू मीडिया तक कैसे पहुंचती है? उवैस, ओगरा कितने रुपए समरी इजाफे की भेज रहा है, वो चीज मीडिया तक कैसे पहुंचती है? FIA में और हमजा शहबाज में जो गुफ्तगू एक सरकारी इमारत में सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो रही है, वो गुफ्तगू मीडिया तक कौन लीक करता है? क्या ये सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है? ओवैस, देखिए ये चीज गलत है। वैसे मैं अगर कहूँ ये चीज गलत है। ये देखिए जो इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये राइट ऑफ प्राइवेसी, उसके अगेंस्ट है ये चीजें। लेकिन ये तो हमजा शहबाज शरीफ ने खुद ये लीक की है चीजें। ये हमजा शहबाज कभी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारिए। ये खबर जो है ये FIA के जराये की जानिब से हमारे रिपोर्टर काम करते हैं, आपके FIA की बीट पर आपको भी पता है। अगर ऐसा होता तो हमजा शहबाज शरीफ इसको करते, इसको आगे उसकी तरदीदी नोट दे, तरदीद प्रेस रिलीज करते। कोई ऐसी प्रेस रिलीज है हमजा शहबाज की तरफ से? अभी तो मेरे भाई जो उनके वकील बनने से इनकारी हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो इनकार करें। इनको पता भी है जो 25 अरब तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। 25 अरब रुपए तो मेरी जेब में या वहीद गुल साहब की जेब में के अकाउंट में तो कभी किसी ने 2500 रुपए नहीं करवाए होंगे, और ये 25 अरब रुपए। और सर आप मुझे बताइए, आज ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है बैंकिंग का, अगर आपके अकाउंट में से कोई पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है तो ऑनलाइन सिस्टम है, आपको मैसेज आता है, सारी ईमेल्स आती हैं। और एक बंदा जिसको हर साल, जिसको अपनी 5 अगर इलेक्शन लड़ता है, जब उसको अपनी रिटर्न देना होती है, सारी चीजें उसकी तो ऑनलाइन चीजें हैं, उसके तो पता है, उसके तो हाथ में है, उसके तो हर मिनट के बाद चेक करता है ऑनलाइन। यानी एक सरकारी दफ्तर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो मीडिया तक लीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंगलिंग होती है, बिल्कुल इस नहीं मामले में आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बाकायदा बिल्कुल इस पर करना चाहिए, अफसरान हैं, वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ खबरें करते हैं। अगर आज अपोजिशन के साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हमारी चीजें लीक आउट होती है, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। ये किसी की प्राइवेसी का जो राइट है, इसको बिल्कुल इन चीजों को हमें कंडेम करना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए। ये किसी की भी देखिए इज्जत इस तरह नहीं उछालनी चाहिए। और देखिए ये जो काम है वो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी एक डिपार्टमेंट कर रहा है, एक जो भी है वो पेपर के ऊपर हो रही है। वैसे इस वक्त जो महंगाई का तूफान आया हुआ है उस पर काबू पाने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्टिव इकदामात उठाए हैं पनागाहों और लंगर खानों के अलावा? देखिए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल उठाए हैं हम। ये जो अपना सबसे पहले ज़राअत है, ज़राअत के लिए बजट के अंदर 12 अरब रुपए, 8000 अरब के बजट में से देखिए 12 अरब रुपए। आप हेल्थ के बजट की बात कर लीजिए ना, 27 अरब। देखिए जो 12-13 अरब से 42 अरब पे गया है, 42 अरब पे गया है। देखिए आप चेक कीजिए, आपकी देखिए हेल्थ, आप उसके बाद के एहसास कफालत प्रोग्राम की बात कर लीजिए, 272 अरब रुपए वो दिया गया। आप देखिए ये चीजें भी हैं, ये भी लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, किसान प्रोग्राम के लिए, देखिए कफालत प्रोग्राम के अंदर किसान प्रोग्राम भी दे रहे हैं, उसके लिए दिया गया है। और जो हम लोग, ये नहीं कि सिर्फ पनागाहों की तरह। एहसान साहब एक बात बताइएगा कि लोगों को रोटी जो कमाने का हुनर होता है उसके जरिए लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिलती है या उनमें रोटियां तकसीम करके उन्हें सिक्योरिटी मिलती है? एहसान साहब देखो, ये जो लंगर खाने और ये जो एहसास प्रोग्राम है ना, इससे लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। लोगों उनकी इज्जत नफ्स जो है वो कुछ ली जा रही है। लोगों को मैंने बकायदा लाइन में लगे देखा है उनको उधर कोठे पिंड के स्टॉप पे। नहीं, ये हर जगह मौजूद है। ये बात है, लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने बड़े लंगर खाने खोले हुए, ऐसी कोई बात। लेकिन बात तो ये है ना कि जो एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इतने अरबों रुपए रखे जाने,
इनकी इंडस्ट्री लगाई जाए। जी हाँ, लोगों को इसमें रोजगार कुछ दिया लोगों को जाए, रोजगार, इज्जत के पक्के साथ, लोगों को इज्जत। मुयसर हो, 10 लोगों को हो, 20 लोगों को, 50 लोग। इमरान खान का जो दावा है कि मैंने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी है, 50 लोगों को घर देने हैं, वो ये चीजें जो वो इस तरह से जाया करने की बजाय वो इसमें लाएं, इस नेट में लाएं, ताकि उनका एक फिगर काम हो कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दे दी, जी हाँ, उससे इतने लोगों मुल्क को घर तरक्की बना करेगा, देंगे। मुल्क लेकिन एक्सपोर्ट वो के गलत पास तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पैसे का ज़िया है। आप किसी को बकारी को आप जी हाँ, 500 रुपए और दे वैसे भी दें, एक उसको कोई 5 फायदा बंदों नहीं के होता। खानदान अगर का आप उसको 10,000 रुपए दे के एहसान रेडी नासिर लगवा दें, 12,000 रेडी लगवा दें, 12,000 रुपए का कुछ उसका बनता है 5 बंदे का खानदान का, अगर उसको मैं 3 कहता हूं महीने कुछ बाद नहीं मिलते हैं। बनता। लेकिन अगर वही जो एहसास प्रोग्राम का 2 लाख 4 लाख रुपए लगा के उसको कारोबार करा दें कि भाई ये कारोबार करो, इसको आगे बढ़ाओ, ये बड़ी अच्छी उसका तजवीज़ बेहतर है। होगा। वहीद लेकिन गुल साहब, 2 वहीद लाख, गुल साहब, 6,000, वहीद गुल साहब, आपको आवाज आ रही है? इससे सिर्फ और सिर्फ वहीद गुल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि फ्यूल की प्राइस में इजाफा हो चुका है, दालों की प्राइस में इजाफा हुआ है, आटे की प्राइस में इजाफा हुआ है, एडिबल ऑयल की प्राइस में इजाफा। जो एहसान साहब तजवीज दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए अरबों रुपए तकसीम करें जिसका आउटपुट 0/0 है, उसकी जगह आप उन्हीं पैसों से इंडस्ट्री लगाएं, उन्हीं पैसों से आप लोगों को छोटे कर्जे दें ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। वहीद गुल साहब, ये बिल्कुल 100% बात यही है। देखिए, हमने अखुवत के साथ मिलकर छोटे कारोबार के लिए लोगों को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया है अपनी हुकूमत के अंदर। मैं समझता हूं कि मैंने एक दिन जो हिसाब लगाया कि अरबों रुपया, ये नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि सिर्फ इनके ऊपर इल्जाम नहीं दिया जा सकता। कुछ हमारी पिछली हुकूमतों के अंदर भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर बदकिस्मती के साथ ये चीज सेन में शायद होती है कि इस तरह से लोगों को ज्यादा ऑब्लाइज किया जा सकता है। हालांकि आपको भी FIA का नोटिस आ गया है, मक्खन लगा रहे हैं आप, मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा, इनके नोटिसों की हमें कोई परवाह नहीं, अल्लाह के फजलो करम से। बात यह है कि कोई 300 अरब रुपए के करीब जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रखा जाता है। इसी तरह से ज़कात फंड के अंदर अलहदा प्रोग्राम रखा जाता है, और इसी तरह से जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनका अलहदा बजट होता है। अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर एक तरह का बजट ये बनाकर तकरीबन 300-400 अरब रुपए का बनता है, और इससे छोटे तबकात को जो है अगर उनको तो क्या ही अच्छा हो। एग्जैक्टली, रुकिएगा। ओवैस भट्टी, एहसान साहब, आपको भी याद होगा कि कुछ अर्से पहले जब हम ATM से पैसे निकलवाने जाते होते थे तो हमारे सामने द्यामर भाषा डैम के लिए चंदा मांगा जाता था। आजकल हम जब ATM पर पैसे निकलवाने जाते हैं ओवैस साहब, तो कोई भूखा ना सोए जो है उसके लिए हमसे चंदा मांगा जाता है। आपने दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसे देखी है जो लोगों से पैसे लेकर लोगों को खाना खिलाती है? देखिए, आप साथ ये भी बता देना कि लास्ट गवर्नमेंट में ये भी होता था कि आपका डिडक्शन 0.6 जो % है वो डिडक्शन भी होती थी। आप ये भी साथ बता दें कि वो हमारी डिडक्शन भी इसी गवर्नमेंट ने खत्म की हुई है कि पहले एक नॉन फाइलर या फाइलर की एक डिडक्शन होती थी, एक उसके ऊपर रेट फिक्स था। आज सबके लिए 0.6 जो था वो खत्म कर दिया गया। ये भी साथ लोगों को बताइए। सिर्फ ये नहीं कि पर्ची की फीस आपने 16 रुपए कर, देखिए वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात आप कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूं जो 1 लाख रुपए के ऊपर या जितनी आपकी 1 रुपए के ऊपर 0.6% के ऊपर ये भी सब बता दीजिए। इश्तेहार आता है, एक इश्तेहार आता है, आपका दिल करता आप ना दे, आप ना दीजिए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है, हाँ, हमेशा एक सोशल वेलफेयर की जब बातें करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए चीजें होती है, सरकारी खजाने से, सरकारी खजाने से नहीं है, सरकारी खजाने से नहीं है। देखिए, आप जब ये बात करते हैं लोगों से, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आपने, देखिए, अगर आपका दिल नहीं करता ना दीजिए। यहाँ पे बड़े मुखय्यर आजाद बैठे हुए चलती है, बड़े मुखय्यर गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं कर, ये कहीं ये नहीं लिखा होगा कि गवर्नमेंट मांग रही होती है। देखिए, उसमें आपने खुद पार्टिसिपेट अपनी खुशी से करना। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए सजेशंस मांगेंगे। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल के ऊपर। हुकूमत के जो मुआशी इकदामात हैं उसका असर एक आम आदमी के ऊपर इस वक्त मस्बत की जगह मनफी पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं एहसान साहब कि इस सारे सिचुएशन के अंदर से गवर्नमेंट निकलना चाहती है, निकल नहीं रही? कोई इकदामात सजेस्ट करेंगे आप गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हो गया, अब कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव बात हो जाए एहसान साहब। देखो जी, हुकूमत वक्त के पास बड़ी गुंजाइश होती है,
वो आवाम का ये बेहतरी के कोई मंसूबे लाना चाहे, उसके लिए कोई बात नहीं होती। देखो ना, अब क्रिटिसिज्म हो गया, अपोजिशन ने 3 साल लड़ाई लड़ ली, अब इमरान खान साहब ने उनको भी दावत दे दी, आओ बैठे बिल का बात करें। अल्लाह करे कि अपोजिशन के भी जहन में ये बात आए और वो बैठे ये बात करें। इनको आपस में मिलकर बैठ के सबसे पहले महंगाई का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि महंगाई कैसे कम होगी। ये वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग 2 साल बाद की बात है। अभी आप पहले गुर्बत की खात्मा करें। आप अभी ये जो बात हो रही थी, अब देखो ना, बैतुल माल है, वो दूसरा के ये मलिक आजम साहब वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम है, बाकी ये जो मजहबी तौर पर मुख्तलिफ और ऐसे चैरिटीज दी जाती हैं, चैरिटी, और बाकी कुछ लोग जो कि इंफरादी तौर पे भी कर रहे हैं। अगर हमको इन सबको एक जगह जमा करें, एक जगह जमा करने के बाद खर्च किया जाए, तो ईमान से पाकिस्तान में कुछ तकदीर बदल सकती है। लेने वाला नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे पहले आपकी गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार थे कि ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया, फिर आप लोगों ने इंकशाफ किया कि ग्रोथ रेट बढ़कर 3.94% हो गया। अगर इतनी तरक्की कर रही थी हमारी इकोनॉमी, तो आपने एयरपोर्ट्स को और मोटरवेज को गिरवी क्यों रखा? वैस देखिए, जीडीपी की जो बात करें, जीडीपी बिल्कुल ये रियलिटी ऐसे ही है। देखिए, एग्रीकल्चर हमारी बेस्ड है। जब एग्रीकल्चर में हम लोग बेहतरी आई, हमारी जो एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ना शुरू हुई, तो जीडीपी रेट बिल्कुल ऊपर जाएगा। और जब आप बात करें ये गिरवी क्यों रखा, देखिए ये गिरवी आज कोई ऐसी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि किसी चीज को हम लोग गिरवी रखा गया है। अगर गिरवी, देखिए कोई चीज तो इन्होंने छोड़ी नहीं हुई, हर चीज तो इन्होंने स्टील मिल से लेके हर चीज को पहले गिरवी रखी हुई है। चला ली स्टील मिल्स? देखिए, स्टील मिल को चलाना, देखिए हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमसे अभी तक नहीं चल सकी। इसको चलाना एक जुए शीत लाने के बराबर है। ठीक है। ये इतने आपसे लॉस पीआईए नहीं चल सकी, आपने यूरोपियन रूट्स बंद करवा दिए। पीआईए लॉस, आपसे रेलवे नहीं चल पा रही, आए दिन रेलवे के हादसात हो रहे होते हैं। जिस तरह ये लास्ट गवर्नमेंट के अंदर थी, पीआईए आज उस तरह लॉस में नहीं है जिस तरह पिछली। आप खुद देखिए, इनके लॉसेस कम हुए, चाहे वो रेलवे हो, इनके लॉसेस कम हुए। यूरोपियन रूट्स बंद हो गए और लॉसेस कम हो गए, तो स्कर्दू की फ्लाइट से पूरे हो जाते हैं। देखिए, स्कर्दू की फ्लाइट्स आपको भी पता है लाहौर से पहले नहीं, आप तो चले, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली 3 साल की गलतियों से हुकूमत सबक सीखेगी और आइंदा आने वाले दिनों में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।